Hi, hello and welcome students. Welcome to my classroom. Myself प्रशांत गुप्ता. Welcoming you all to this session. और इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के एनएसओ एग्जाम के 2023 की प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आपके साथ लेकर आए हैं ताकि आपको लेवल ऑफ एग्जाम समझ में आ सके और सॉल्यूशन भी पता चल सके। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 7 के फिजिक्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जाम क्या है और किस तरह से गाइडलाइंस है, किस किस तरह से आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मूविंग अहेड बच्चे, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, ध्यान से मुझे दिख रहा है कि आपके पास ईच, अगर मैं बात करूं तो यू विल गेट बेसिकली 10 मिनट्स टू फिल अप द इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ इन द ओमर शीट। ओमर शीट आपको मिलेगा पेन एंड पेपर, उसमें आपको बबल करके अपनी इंफॉर्मेशन देनी रहती है। व्हाट यू हैव टू फिल अप, योर नेम, योर स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ओमर शीट पर आपको जो है वो लिखना रहेगा एंड देन यू हैव टू साइन इट ऑल्सो। ओके, उसके बाद आपको, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 सेक्शन होते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड सेक्शन में आपके पास साइंस के 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड थर्ड सेक्शन जो होता है विच इज अचीवर सेक्शन, अगेन इसमें आपके पास क्वेश्चंस होते हैं 5। ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 35, 5 एंड 10, टोटल 50 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने को दिए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो अगर मैं बात करूं अचीवर सेक्शन की तो अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चन है दे कैरीज 3 मार्क्स ईच। उसके अलावा जो आपके पास है, चाहे वो आपका नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हो या फिर साइंस सेक्शन हो, उसमें हर क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स जो है मिलता है। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे कंपलसरी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर यूज नहीं करने जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपलसरी और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा और आपको उसी एक करेक्ट ऑप्शन को है जो वो एज अ आंसर चूज करना है। चूज करने के बाद अपनी ओएमआर शीट में उस आंसर को आपको बबल करना है अपनी पेंसिल या पेन से। कैसे करना है एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वाटर साइकिल है एंड कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आइस वार्मिंग एंड टर्निंग इनटू लिक्विड्स, ऐसा कब से होने लग गया। सेकेंड इज वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड। ये तो क्लियर है कि ये जो प्रोसेस है सर इसी को बोलते थे कंडेंसेशन। तो आपको जाना है, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 13 था तो आपको जाना है 13 के सामने आपको 4-5 जितने भी ऑप्शन दिखे उसमें से आपका जो ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी वाले को आपको क्या करना है बच्चे, पेंसिल या पेन से इवनली उस सर्कल के अंदर ही, आप सर्कल से बाहर भी ना जाए और सर्कल के बीच में कोई आपकी खाली जगह भी ना हो, ताकि वो शीट आपकी अच्छे से जो है वो मार्क करी जा सके और उससे आपका रिजल्ट सही आए। ऐसा ना हो कि बीच की जगह खाली छोड़ाओ तो वो उसको करेक्ट रिस्पॉन्स मार्क नहीं करेंगे तो उससे आपके जो करा वो क्वेश्चन है वो काउंट नहीं होगा। तो इवनली आपको डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से भर देना एंड यू आर गुड टू गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आपके 2021 पेपर के डिस्कशन का। फिजिक्स की बात करेंगे बच्चे इस सेक्शन में हम सिर्फ, ठीक है, साइंस सेक्शन में फिजिक्स वाले सेक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया हीट से। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़े क्या, an ungratitude thermometer is fixed onto a meter scale. Its mercury column lies at 9 centimeter at the ice point. So at ice point basically means at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लेंथ ऑफ द कॉलम जो आपको दिख रही है कहां पर, मीटर स्केल पर दिख रही है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। उसके बाद 22.5 सेंटीमीटर है फॉर स्टीम पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये होती है 22.5। आपसे पूछा गया एक मिक्सचर का टेम्परेचर, इसको यूज करके, इस थर्मामीटर को यूज करके जो है वो बताया गया और वो जो मिक्सचर के जब जो कॉलम मिला वो 7.5 सेंटीमीटर पे मिला। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, मुझे एक चीज सर बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मेरे पास एक थर्मामीटर है तो एक लीनियर फंक्शन है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हाइट कॉलम बढ़ते थे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मेरे को बताया गया था कि टी एट लेंथ एल इज इक्वल्स टू T100 माइनस T0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको स्टीम पॉइंट टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर भी बोल देते हैं कभी कभी, इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय L100 माइनस L0, लेंथ एट स्टीम पॉइंट एंड लेंथ एट आइस पॉइंट। बस ये वैल्यूज मुझे पुट करनी है। तो T इज इक्वल्स टू, मुझे पता है कि यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ टेम्परेचर 0 था, दिस इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, इज इक्वल्स टू, यहाँ लेंथ आपको दिया गया 7.5 सेंटीमीटर्स, आपके पास स्टीम पॉइंट पर था 22.5 और अब आपके पास आइस पॉइंट पर था 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इस चीज को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास आएगा दैट T इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई 100 बेसिकली 750 डिवाइडेड बाय 22.5 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास
13.5। क्लियर? अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा बच्चे 55.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला इन जनरल या ये जो प्रोसेस है अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लीनियर फंक्शन है लेंथ ऑफ द मर्करी इन द कॉलम टेम्परेचर का, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड के लिए नहीं, फ़ारेनहाइट, केल्विन, किसी भी चीज के लिए पॉसिबल है। बस यहाँ स्टीम पॉइंट, यहाँ आइस पॉइंट, यहाँ स्टीम पॉइंट की लेंथ, या आइस पॉइंट की लेंथ, और यहाँ पे जिस लेंथ के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, बस दैट्स इट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लाइट से पूछा गया, आपको बोलेगा अ मैन एक्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ये आपके प्लेन मिरर के सामने बैठे हुए हैं सर, while y is running towards him from behind, तो y जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, कहां से? पीछे से। बोला if y is running at a speed of 1.5 meter per second, how many meters near does the man y seems to be away from man x after 7 seconds? ओके, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो 7 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, यहाँ पर बात आके सम अप होती है कि आपने 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। आप पहले इनके बीच में कुछ एक डिस्टेंस रहा होगा x, आपसे पूछा गया है कि 7 सेकंड बाद हाउ मेनी मीटर्स नियरर डज द y सीम्स टू बी अवे फ्रॉम मैन x, कितना पास दिखेगा भाई? उतना ही पास दिखेगा जितना ये डिस्टेंस चला हुआ होगा, आके ना। लेट्स सपोज ये मिरर है, तो ये लेट्स सपोज को बोलता हूं मैं ये डिस्टेंस, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इसी डिस्टेंस में बनेगा बच्चे, है ना। y का जो इमेज बनेगा वो इसी डिस्टेंस पे बनेगा जो इनिशियल डिस्टेंस था। 7 सेकंड्स बाद अज्यूम करो वो यहां आ चुका है y, तो इसका जो बच्चे इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना, यहां से यहां। ठीक है, तो कितना नियर हुआ, वो उतना ही नियर हुआ सर, जितना डिस्टेंस वो ये चला उतना ही नियर जो दिखाई देगा। तो कितना है वो डिस्टेंस? सर वो डिस्टेंस है जो इसने यहां से यहां तक आने में चला, यानी बेसिकली 7 मीटर्स में चला हुआ डिस्टेंस। सर सिंपल सा वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला मेरे को पता था, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज सॉरी डिस्टेंस इज बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी था आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको लगा है कितना? 7 सेकेंड्स, तो इट इज टर्न आउट टू बी 10.5 मीटर्स। तो 10.5 मीटर नियर दिखोगे x को आप मिरर में y आते हुए, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, सिंपल। चलो मूविंग अहेड, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग अ वायर, क्या होता है भाई उसका? लास्ट फॉर 3 आवर्स, ऐसा क्यों होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर 3 घंटे तक ही क्यों चलेगी? ज्यादा भी चल सकती है, अगर आपने करंट सप्लाई कर रखा या करंट रोक दिया तो बंद भी हो सकती है। 3 घंटे तक की क्या बात है? ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है लास्ट एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोज थ्रू दी, सर ये बात तो सही लग रही है ना, जब तक करंट रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। थर्ड, इट इज परमानेंट, नो इट इज नॉट परमानेंट, चेंज हो जाती है, करंट बंद करते ही बंद हो जाती है। नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट अराउंड द वायर, ये भी बात गलत है, अपने को पता है राइट हैंड थंब रूल भाई, कोई भी वायर है करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मूविंग अहेड, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं क्या अपने पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बोला गया। देख लेते हैं क्या क्या आपको इन 4 कॉलम 1 में आपके पास कुछ चीजें हैं, और कॉलम 4 में आपके पास उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया गया हॉट एयर। हॉट एयर क्या करता है? क्या हॉट एयर रिड्यूस एयर प्रेशर? नहीं। क्या हॉट एयर अनइवन हीटिंग है? नहीं। क्या हॉट एयर को बैरोमीटर से नाप सकते हो? नहीं। क्या हॉट एयर राइजेस अप? ये बात तो सही है सर, एयर हॉट होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जब कम डेंस चीजें ऊपर की तरफ मूव करती हैं, तो ये हॉट एयर राइजेस अप, यानी पी जो है वो 4th ऑप्शन होना चाहिए, यानी ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्योंकि एयर प्रेशर, क्या एयर प्रेशर रिड्यूसेस एयर प्रेशर? नो सर। क्या एयर प्रेशर अनइवन हीटिंग है? नहीं। क्या एयर प्रेशर को बैरोमीटर से नाप सकते हो? करेक्ट है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Q जो है दैट बिलोंग्स टू 3? यस, तो Q जो है 3 को बिलोंग करता है, तो दैट इज माय आंसर। तो अभी से मुझे दिख चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है जो करेक्ट है, पर बाकी की 2 चीजें भी देख लेते हैं। हाई विंड स्पीड क्या करती है? अगर आपने हवा तेज करी तो क्या होगा भाई? रिड्यूसेस एयर प्रेशर। हाई विंड स्पीड क्या करती है? एयर प्रेशर रिड्यूस करती थी। क्या अपने को हल्का फुल्का याद आ रहा है कि आंधी वगैरह जब आती है तो आपने देखा होगा कुछ दुकानें उड़ जाती हैं, दुकानों के ऊपर जो बहुत ज्यादा स्टेशनरी या बहुत अच्छे से आपने जो
चीजें नहीं रखी होती वो सब उड़ जाते हैं, छप्पर वगैरह उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है ऊपर का, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, उड़ा के ले जाता है भाई। तो हाई विंड स्पीड रिड्यूसेस एयर प्रेशर, नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर तेज हवा थी तो ऊपर का प्रेशर कम हुआ, प्रेशर डिफरेंस से चीजें उड़ गई। तो आपको एस स्टेटमेंट बोला गया कि विंड फ्लोज ड्यू टू व्हाट? सर विंड फ्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग। क्यों विंड फ्लो कर रही है? हीटिंग अनइवन है, जहां पर आपके पास हीटिंग ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, वहां प्रेशर कम हो जाता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर हवा फ्लो करने लगती है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं P फोर्थ, Q थर्ड, R1 एंड S2, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे। इस क्वेश्चन को देखो एक बार क्या करा गया। इन अ गिवन सर्किट 4 आइडेंटिकल bulbs PQRS are connected to the battery as shown in the figure. Choose the correct statement regarding this. इसको मैं एक बार आपके लिए रीडिजाइन कर देता हूँ इस सर्किट को, ताकि आपको और चीजें जो अच्छे से समझ आए। हो क्या रहा बच्चे, ध्यान से देखो। आपके पास एक ऊपर है बल्ब P, उसके बाद है बल्ब Q, PQ दो बल्ब थे। पैरेलल में आपके पास है एक बल्ब R, इस तरह से बल्ब लगा हुआ है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर है बैटरी। अब ध्यान से अगर आप देखो तो इस जंक्शन में अगर मैं देखूं तो जो बल्ब एस है वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया। और जो बल्ब एस है वो इससे और इससे कनेक्टेड है। ये आपका एस है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या हो रहा था सर, ये पॉजिटिव बैटरी साइड है, यानी यहाँ से करंट निकला होगा, इन दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यहाँ पर करंट जो होगा वापस कलेक्ट हुआ होगा। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो करंट के पास जाने की दो जगह, क्या वो एस बल्ब से जाएगा या फिर एक ऐसे पास से जाएगा यहाँ उसे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, ऐसे पास से जाएगा जहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या ये है कि एस से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है बच्चे, करेक्ट। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, द बल्ब आर बर्न्स आउट, P एंड Q गोज ऑफ। अगर मैं बल्ब R को हटा दूं सर्किट से तो P और Q भी बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा भाई, करंट तो जा सकता है, वो अभी भी फ्लो करेगा और यहां से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग हो चुका है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं इफ P बर्न्स आउट देन बल्ब R गोज ऑफ। अगर P को सर्किट से हटा दिया जाए तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप इसको सर्किट से हटाओगे तो भाई ये बंद क्यों होने लग गया, ये करंट यहां से चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, क्यों भाई, ये भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ध्यान देना, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं ये कि इफ बल्ब Q ब्लोज आउट बर्न्स आउट देन R स्टेज लाइटेड। अगर मैं Q को यहां से बर्न आउट कर दूं तो R तो जलता रहेगा, उसके साथ साथ S ग्लोज विद मोर ब्राइटली। यार S से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा था, तो मोर ब्राइटली क्यों जलने लग गया वो। मान लो थोड़ा बहुत अगर इस वायर का हल्का फुल्का कोई रेजिस्टेंस मान लूं हल्का सा, तो मैं बोलूंगा कि एस से जो करंट जा रहा होगा वो बहुत कम जा रहा होगा, ना के बराबर जा रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस मान लूं तो, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस ना मानूं तो करंट जाएगा ही नहीं। लेकिन चलो मान लेते अगर कुछ रेजिस्टेंस तो बहुत हल्का करंट जाएगा, चलो कुछ जल रहा था। लेकिन इसके बंद होने से और रैपिडली क्यों जलने लग गया भाई, वहां तो करंट बहुत ही कम जा रहा है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया। फाइनल स्टेटमेंट क्या, इफ बल्ब एस बर्न्स आउट देन द रेस्ट ऑफ द बल्ब स्टे लाइटेड। यार ये सर्किट में हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, पी क्यू आर तो चलते ही रहेंगे। अगर ये बर्न आउट हो जाता है तो क्या सारा करंट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, करंट यहाँ से जाएगा 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 और यहाँ से वापस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है करंट को क्यू बर्न आउट होने से पी क्यू आर पे। तो सर जो डी स्टेटमेंट है दैट इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया बच्चे, कोई इशू तो नहीं है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट से। जरा ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को और फिर जवाब देने की कोशिश कर। पहला स्टेटमेंट क्या है, अ बार मैग्नेट बिकम्स वीक इफ ब्रोकन अलोंग इट्स लेंथ। करेक्ट बात है यार, बार मैग्नेट को तोड़ दोगे उसकी क्या होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस द टोटल नंबर ऑफ नॉर्थ पोल बिकम्स 4। यार ऐसा तो नहीं हो रहा, ये मेरे पास बार मैग्नेट थी, यानी इसमें एक नॉर्थ था एक साउथ था। अगर आपने इसको ब्रेक करा तो क्या हुआ सर, दो नए नॉर्थ साउथ बन गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ नॉर्थ तो दो ही रहे, यही तो हुआ ना भाई। तो चार तो नहीं होने वाले, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन आयरन नेल प्लेस्ड नियर मैग्नेट। करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, मैग्नेटिज्म आ जाता है उसमें नेल में। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन नॉट पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर कोई मैग्नेट है और यहाँ पर मैं लगा दूं ईंट बड़ा सा,
और यहाँ पर मैं आपसे फिर आपके पास नेल रखूँ, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो पास नहीं कर पाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो कि सर पेपर ले लेते हैं तो पास हो जाता है, अगर मैं कभी कभार होता है जो बहुत पतली शीट ऑफ प्लास्टिक ले लूँ तो भी पार हो जाता है, तो आपको पेपर और प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक लग रहे होंगे। ट्रू है, पर कब तक? जब तक वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा पतला है तो थोड़ी बहुत लाइंस पास कर सकती है, लेकिन अगर वही सब्सटेंस अगर मैं थोड़ा मोटा ले लूँ तो भी पास नहीं करेंगी। तो बात तो यही है कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से पास नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई बहुत पतली शीट ले लेते हो तो हल्का फुल्का उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो उस वजह से हल्का फुल्का आपको अट्रैक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर उसी मटेरियल को थोड़ा सा मैं मोटा लूँ तो इफेक्ट नल हो जाएगा। तो भाई अगर पास कर सकते थे तो विड्थ बढ़ाने से इफेक्ट नल क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में पास नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मैं करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो ऑप्शन सी जो है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, मोशन और टाइम से दिया गया आपके पास, एंड द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच टाइम इंटरवल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। स्पीड क्या बताती थी बच्चे? स्पीड बताती थी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप। जो स्लोप जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड होगी, उतना ज्यादा तेज आपने उस डिस्टेंस को कवर किया होगा गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। अगर मैं 0 से 5 के बीच में देखूं तो ये आपका स्लोप है, 5 से 10 के बीच में तो आप बच्चे आपकी स्पीड ही कांस्टेंट है, मतलब क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी स्पीड 0 है। 15 से 20 के बीच में भी आपकी जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी स्पीड 0 है। तो अगर मैं बात करूं 0 से 5 और 10 to 15 में आपके पास दो ऐसे स्लोप हैं जहां आपके पास स्पीड आ रही है, और उसमें से भी अगर मैं देखूं तो 10 to 15 में आपका जो स्लोप है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अगर मैं बात करूं, यहां आप जाते हो 10 से आई गेस 35 तक, यहां पर आए थे 0 से 10 तक, तो आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है उन्हीं 5 सेकंड में। तो जो स्पीड है आपकी 10 to 15 में ज्यादा तेज है। स्लोप से भी बता सकते हो, क्वालिटेटिवली भी बता सकते हो, न्यूमेरिकली भी बता सकते हो, जैसा माना बता सकते हो, ठीक है। तो स्पीड 10 to 15 वाले सेक्शन में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विंड स्टॉर्म साइक्लोन से है। इफ the wind is blown horizontal over a paper placed on a table, which of the following makes it fly away? क्या है? आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर आपके पास एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर आप हवा काटते हो, तो हवा मारने से क्या होता है? पेपर उड़ जाता है। क्यों उड़ा? ये बात है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई इट फ्लाइज अवे ड्यू टू अ हाई प्रेशर रीजन क्रिएटेड अबव द पेपर। अगर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या वो प्रेशर इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा? अगर प्रेशर ऊपर का ज्यादा तो ये उड़ने क्यों लगा भाई? ये तो गलत हो गया। सेकंड है, अ लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड बिलो द पेपर। सेम चीज, अगर यहाँ पर प्रेशर लो है, अगर यहाँ पर प्रेशर लो है तो रिलेटिवली ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये इसको फिर से दबाने की कोशिश करेगा, तो भाई ये क्यों उड़ने लग गया? थर्ड, द लो रीजन क्रिएटेड बिलो द पेपर। हाँ ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर रीजन ऑफ द पेपर। ये बात थोड़ी सी सही लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रेशर डिफरेंस क्यों आया बच्चे? क्योंकि जब आपने हवा मारी यहां से तो क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, विंड फ्लो क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर चेंज। जब आप हवा कहीं से तेज जाती है तो क्या होता है? वहां का प्रेशर डिक्रीज होता है। तो एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होगा, ये प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, फोर्स लगेगा अपवर्ड, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और ये उड़ जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर रीजन की वजह से ही जो है ये पेपर उड़ता है। हाई प्रेशर रीजन अबव द पेपर रॉन्ग, लो प्रेशर रीजन below the paper wrong, a pressure difference between upper and lower region, that is correct. So option C is my correct answer. Okay, वो ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर रीजन ऑफ द पेपर। टेम्परेचर डिफरेंस से काहे उड़ने लग गया भाई? ऐसे तो विंड ब्लोइंग है ना बच्चे, विंड ब्लोइंग अक्रॉस है इस वजह से। चलो मूविंग अहेड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपसे पूछा गया है द इमेज फॉर्म्ड विल बी वेयर। तो मेरे पास है एक कॉनकेव मिरर, और इसके आपने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है बच्चे? ऑब्जेक्ट रखा आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अगर ये फोकल था तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा है। क्या मेरे को बहुत अच्छे से पता है क्या मैं इसका वो कैसे बनाता था? आपको एक रे पैरेलल लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस से जो फोकस से पार करेगी, और एक रे आपको लेनी है पोल पर जो एग्जैक्टली वैसे ही पार करेगी। और क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो इमेज था आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता था, इक्वल साइज इनवर्टेड रियल इमेज। ओके,
तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज जो है वो मिल जाएगा। चलो मूविंग अहेड, एक अरेंजमेंट दी गई है, आपको बोला गया है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, फिर x एंड y आर फिक्स्ड टू अ मेटल लूप, x एंड y आपके पास पिन है जो मेटल लूप पर रखी गई है, एंड अ थिन आयरन रॉड, ये आपके पास आयरन रॉड थी, ये आपके पास मेटल लूप है, और मेटल लूप के ऊपर आपके पास x एंड y जो है वो पिन्स रखी गई है, वैक्स के थ्रू चिपका रखी है आपने। तो बोला द पिन विल फॉल एट अ डिफरेंट टाइम्स इन विच अरेंजमेंट, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास पिन x है, यहाँ पर आपके पास पिन y है, ये आपके पास मेटल लूप है, अगर आप इसको गर्म करना चालू कर रहे हो यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ पे जो हीट जाएगी वो सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पे जो पिन्स होगी वो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे फॉल होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगर आप इसको गर्म कर रहे हो तो पहले ये चीज गर्म होगी, तो भाई पहले y फॉल होएगा, बाद में x फॉल होगा, तो पक्की सी बात है किस स्टेटमेंट में ये कौन से उसमें फिगर में अलग अलग टाइम पे फॉल होगी, तो सेकंड में ये अलग अलग तरफ फॉल होगी, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज माय करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया एटमॉस्फेयर से, बोला क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा मैं आपके लिए फिगर लेकर आया हूं, अगर आपको ना याद हो कि किस तरह से अपने पास एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता था। सबसे पहले आपके पास आता है ट्रोसोफियर, जिसमें आपके हॉट एयर बलून प्लेन वगैरह जोड़ते हैं, जहाँ आपका एवरेस्ट है, ये सब क्या आपका ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है आपके स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर आपके पास रेडियो स्तर जो होते हैं ये सब जाते हैं, जहाँ पर आपका क्या है ओजोन लेयर है, इस तरह की बातें होती है। उसके बाद आता है मीजोफियर, मीजोफियर में आपके जो रॉकेट्स होते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं, वो आपके किसमें होते हैं, मेसोफियर्स में होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है थर्मोस्फियर। अगर ये टेम्परेचर की बात करूँ तो ऊपर जा रहा था, अभी तक टेम्परेचर क्या हो रहा था बच्चे, अभी तक टेम्परेचर आपका घट रहा था, 15 से -56, -56 से -2, -2 से -86। जैसे ही आप थर्मोस्फियर में जाते हो, थर्मोस्फियर में आपका टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, -86 से आप 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते हो। अगर आप बात करो आउटोस्फियर में, मतलब मीडियम के बाहर जाओ, तो बहुत गर्मी है भाई, यहाँ सूरज थोड़ी देर को लगता है, सब लोग मरने लगता है कि हाई गर्मी हाई गर्मी, वहां तो 24 घंटे सूरज ही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपके। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, करेक्ट बात है सर, इसमें जो स्ट्रेटोस्फियर है 11 to 15 किलोमीटर के बीच में, उसमें आपकी ओजोन लेयर होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोला है ट्रोपोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये गलत बात है। कोल्डेस्ट लेयर जो होती है वो आपकी होती है ये मेसोफियर, जहां आपके मीटरॉइड्स होते हैं और आपके जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रोपोस्फियर नहीं होती वो आपकी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड बोला है द मेसोफियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं बात करूं मेसोफियर में -2 से -86 जा रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है बहुत ज्यादा, तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो मेसोफियर्स में। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। फोर्थ क्या है, मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप इन द थर्मोस्फेयर, मोस्ट मेटेरॉइड्स जो है वो आपके बर्न हो जाते हैं थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर से नीचे जो आपका मेसोफियर्स होता है, वहां जो होता है आपके मेटेरॉइड्स जो है वो बर्न होते हैं, थर्मोस्फेयर्स में नहीं होते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रोपोस्फियर हॉट एयर बलून पैसेंजर जो भी है आपका माइनस से -56 पर आपका टेम्परेचर रहता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें आपके रेडियो स्टेशन जो होते हैं या बड़े हॉट एयर बलून जो होते हैं जो थोड़े और ऊपर जाकर अर्थ को एब्जॉर्ब करते हैं, वो आता है। उसके बाद आपका आता है मेसोफियर, यहाँ जो आपका ये स्ट्रेटोस्फियर है इसमें आपके पास ओजोन लेयर है। फिर आपका मेसोफियर में मेट्रॉइड्स वगैरह जो आपके होते हैं, मीटरॉइड्स, वो सारे बर्न होते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर में आपका टेम्परेचर -2 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। और सबसे ऊपर आपको एक्सोफियर, जिसमें आपके सैटेलाइट्स और स्पेसशिप वगैरह होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज योर अचीवर सेक्शन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। चलो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ये बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोला, काफी इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर के हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन आपसे जो हो पूछा गया है। बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान दो। टू फ्रेंड्स x and y starts journey at a different time, different time पे स्टार्ट करते हैं, as shown in the graph which of the following statements are false, false स्टेटमेंट पूछा बच्चे रिगार्डिंग देयर मोशन। तो इसने x ने स्टार्ट करा लेट्स सपोज 11:30 से, है ना, अगर ये 9 है ये 10 है, 11 x ने स्टार्ट करा 10 बजे और y ने स्टार्ट करा था 9 बजे। ठीक है,
अब बोला y मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सर y अगर मैं देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्टेटमेंट सही है पर हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। सेकंड, बोथ मूव्स विद द सेम स्पीड, यार ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये y मूव कर रहा है एक स्लोप से, x मूव कर रहा है उससे ज्यादा स्लोप से, यानी x का डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो ज्यादा है, तो इनकी स्पीड जो है वो कैसी हो गई बच्चे, डिफरेंट हो गई है। तो बोथ मूव्स विद द सेम स्पीड जो है ये स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। बाकी के दो स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। बोथ मीट्स एट 10:30 PM, हाँ सर अगर 10:30 PM पर देखता हूं मैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, यानी ये 10:30 पे मिले होंगे एक दूसरे से। और डी है द स्पीड ऑफ एक्स इज मोर देन स्पीड ऑफ वाई, पक्की सी बात है सर, एक्स का स्लोप देख रहे हो एकदम शार्प, बहुत तेज भाग रहा है लड़का हमारा, ठीक है बहुत तेज है, लड़का या लड़की इररिलेवेंट, बट ठीक है बहुत तेज भाग रहा है एक्स एंड वाई जो भी है, तो एक्स बहुत तेज भाग रहा है, वाई थोड़ा सा स्लो भाग रहा है, 10:30 पे मिल जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो था दैट वाज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन दैट नोट बच्चे आपका जो सेशन था, मतलब जो आपके क्वेश्चंस थे वो तो सारे खत्म हो चुके। अगर आपको ऐसे ही और सेशंस देखने हैं तो आप हमारे पोर्टल दैट इज student.myclassroom.digital पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप इन सेशंस को हमारे टैबलेट एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये सेशन पसंद आया है या इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है या आपको हमारे पास रीच आउट करना है तो हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल इन सब पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस एंड योर